नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारत के संविधान की सीरीज़, जिसमें हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका छोटे से छोटा बिंदु और बड़े से बड़ा प्रश्न भी कॉन्सेप्ट सहित यहाँ पर क्लियर हो जाए। संविधान की आज हम 10वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हम भारत के संवैधानिक इतिहास को कवर कर चुके हैं, संविधान सभा, संविधान बनने की प्रक्रिया उसको कवर कर चुके हैं, संविधान के स्रोत, उसकी प्रस्तावना, उसमें पार्ट्स और उसकी अनुसूचियां उनको भी देख चुके हैं। राज्यों का पुनर्गठन, भारत में सभी राज्यों का गठन, यूनियन टेरिटरियों का गठन, किसका नाम कब बदला गया उसे भी कवर कर चुके हैं। मौलिक अधिकार सबको डिटेल में हमने देखा और लास्ट में हमने डीपीएसपी के बारे में बात करी थी, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को देखा और मौलिक कर्तव्यों को कवर किया। इन सभी क्लासेस को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 9 क्लासेस इसमें अभी तक हो चुकी हैं। आज के वीडियो में हम संघ की कार्यपालिका की यहां पर शुरुआत करेंगे और उसके अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, उसको यहां पर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सदृढ़ता का परिचायक भी होता है। ठीक है, हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। और जो संघ की कार्यपालिका होती है, जिसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब शामिल हैं, उसका प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कई बार राष्ट्रपति को लेकर के, संविधान को लेकर के आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में कि आप उन पे कंफ्यूज कर जाते हो। जैसे निर्वाचक मंडल को लेकर आपने कई बार पढ़ा है, तो उसके सदस्यों को भी आप जानते हैं, उसकी पद्धति को आप जानते हैं, वोट किस तरीके से होता है, कैसे होता है, और साथ में महाभियोग, उसमें कितना बहुमत चाहिए होता है। वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके रह जाते हैं, जिनको हम इसमें पूरा डिटेल में समझते हुए कवर करते हैं। तो यही वो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार बना देता है भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो आंसर आता है, आपको विकल्प दिए जाते हैं, संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को प्राप्त हैं। यानी संवैधानिक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, अगला सेगमेंट है राष्ट्रपति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स उनसे रिलेटेड हैं, उनकी शपथ को लेकर, उनके पद अवधि को लेकर, उनके निर्वाचन को लेकर, निर्वाचन की रीति को लेकर अब यहां पर हम कवर करेंगे। आर्टिकल 52 सबसे पहले आता है। आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां पर किया गया है? आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया है आर्टिकल 53 में। और इसी के बारे में हमने ऊपर बात करी थी। पहले क्वेश्चन आता था संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होती है, आप कहते थे राष्ट्रपति में होती है। अब आर्टिकल पूछता है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इन शक्तियों का प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अधीनस्थ अधिकारी यहां पर आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषदों से इसका मतलब है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 54। निर्वाचक जो मंडल होगा, जो राष्ट्रपति को चुनेगा, आप जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के तहत होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी इसमें डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, जनता जिनको चुनती है, सांसद, विधायक, वो इसमें वोट
करते हैं। ठीक है, केवल वो वोट करते हैं जिनको डायरेक्ट जनता चुनती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद करना। आपको बाकी कोई दूसरी लाइन याद नहीं करनी पड़ेगी कि यहां के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं, परिषद के शामिल नहीं होते, वो सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ वो आदमी वोट करेगा जिसे जनता ने चुना हो। ठीक है, निर्वाचक जो मंडल होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य या यूनियन टेरिटरी के विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं करते, क्योंकि मनोनीत वालों को जनता नहीं चुन रही है। तो केवल जो निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे वो दोनों सदन के हों, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के हों, यहां के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य, सदन के और राज्यों के विधानसभा के। एक पॉइंट यहीं पर क्लियर कर लीजिए, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तब महाभियोग की जो प्रक्रिया चलती है वो केवल संसद में चलती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते महाभियोग की प्रक्रिया में। और यहीं से क्वेश्चन एक डेवलप होता है कि इनमें से कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन उसके खिलाफ महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो वो हैं विधानसभा के सदस्य। ठीक है, क्योंकि आपको विकल्प में विधान परिषद भी देगा, तो विधान परिषद न निर्वाचन में भाग लेती है न महाभियोग में भाग लेती है, विधानसभा लेती है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी मान लीजिए किसी सदन के अंदर, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, कोई पद आपके खाली पड़े हैं और ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाए और कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दे कि यहां पे तो निर्वाचक मंडल खाली था, सीटें इसमें खाली थी, कैसे चुनाव करा दिया। तो सीट खाली होने के कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी सीटें होंगी वहीं से चुनाव हो जाता है। ठीक है, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है, भारत में इलेक्शन से रिलेटेड जो भी विवाद होते हैं, विधानसभा के चुनावों को लेकर, सांसद के चुनावों को लेकर, उन सब का निपटारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है करवाता इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन विवाद अगर होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको देखता है। ठीक है, उसमें डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी किसी व्यक्ति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और उसकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति रहा और उसने जो जो काम बतौर राष्ट्रपति किए उनको अवैध नहीं माना जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर उसकी नियुक्ति अवैध है तो उसके कार्य जो उसने किए हैं बतौर राष्ट्रपति वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो लीगल रहेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद करना। ऐसे ही जब आप चीजों को समझते हुए चलते हैं तो आपको फिर कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, रटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक एक लाइन को सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 55। यह कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अभी क्या था, 54 कह रहा था कि निर्वाचन होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, उसमें कौन कौन है वो सब हमने देखा। 55 कहता है निर्वाचन की रीति के बारे में, निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में, निर्वाचन होगा कैसे। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत, इसका मतलब होता है कि आप जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएंगे, जैसे नॉर्मल वोटिंग में क्या होती है, मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, आपको जिसको जिताना है आप उसको वोट दे देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, तो आप कहते हैं कि मेरी वरीयता है कि ये बन जाए, दूसरा आप इसको चुनते हैं, तीसरा आप इसको, आप वरीयता वहां पर चुनते हैं। ठीक है, जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वो गुप्त होता है और प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम कि पहले मैं चाहता हूं मेरी पहली रेफरेंस ये है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, दूसरी रेफरेंस, तीसरी रेफरेंस, इस प्रकार अंकित करता है।
जिस भी उम्मीदवार को पहली रेफरेंस प्रथम वरीयता ज्यादा मिलती है उसी को विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि इसमें भी एक कोटा होता है, यानी कि 50% अगर आपको वोट मिल जाए तो ही आप विजेता माने जाते हैं। यानी अगर जितने सांसदों विधायकों ने वोट किया और मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को 60% लोगों ने पहली अपनी वरीयता दी है तो वो चुनाव को जीत जाएगा। मान लीजिए किसी को भी 50% प्रथम वरीयता नहीं मिली, तब दूसरे चरण की मतगणना होती है जिसमें यह देखा जाता है कि दूसरी वरीयता ज्यादा किसको मिली है। इसे ही कहा जाता है दूसरे चरण की मतगणना। और एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान दूसरे चरण का मतगणना करनी पड़ी थी एकमात्र बार, वो था वीवी गिरी के निर्वाचन के समय। उस समय किसी को भी प्रथम वरीयता 50% से ज्यादा नहीं मिली, तो वीवी गिरी के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। और वो क्वेश्चन आपको याद होगा, बहुत बार पेपर में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति का टॉपिक जो है थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में जो स्टार्टिंग आर्टिकल्स हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट उनको कवर करेंगे। निर्वाचन, महाभियोग उनको डिटेल में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे और राष्ट्रपति जो अब तक भारत के हुए हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। जैसे वीवी गिरी को लेकर क्वेश्चन आता है, ऐसे ही नीलम संजीवा रेड्डी को लेकर क्वेश्चन आता है, कौन एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। इस प्रकार हम अगले वीडियो में उनको कवर करेंगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पद अवधि से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति का पद कितने वर्ष का होगा उससे संबंधित है। पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया राष्ट्रपति कितने पद अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा। पहला ऑप्शन होता है 5 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन होता है पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। तो आपने इस वाली लाइन को याद करना है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अब यहां पर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसके इस्तीफे की जानकारी किसको देगा? प्रधानमंत्री को नहीं देगा, संसद को नहीं देगा, वो देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, इस चीज को याद करना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की जानकारी सबसे पहले किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, तो यह है आपका आर्टिकल 56। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, या तो उसका निधन हो जाए या फिर वो खुद इस्तीफा दे दे। लेकिन अगर आपको उसे हटाना है, हटाने का एक ही तरीका है महाभियोग। ठीक है, इंपीचमेंट के द्वारा ही आप उसे पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। देखिए, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति चुना गया, अब उसके राष्ट्रपति बने हुए उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष हो चुके हैं। कुछ कारणवश चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवाया, तो नया राष्ट्रपति अभी चुना नहीं गया है, तो 5 वर्ष खत्म होने के बाद भी वो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको यहीं पर क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए हुआ था और 2 साल बाद ही किसी भी कारण से उसका पद खाली हो जाता है। अब आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में 6 महीने के भीतर भीतर आपको भरना होगा। तो 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का पद दोबारा भर लिया जाता है। अब ये जो राष्ट्रपति चुना गया है, ये क्या अगले 3 साल के लिए होगा या पूरे 5 साल के लिए होगा? तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है वो पूरे 5 साल के लिए ही चुना जाता है, बाकी अवधि के लिए नहीं। जैसे विधायक में होता है ना, सांसद में होता है, कोई सांसद 3 साल बाद उसका पद खाली हो जाए तो जो वहां पर उपचुनाव होंगे वो केवल 2 साल के लिए सांसद रहता है। राष्ट्रपति के लिए ऐसे कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी न आ जाए। मान लीजिए 5 वर्ष पूरे हो गए, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने पद से हट जाए और जब तक नया राष्ट्रपति चुनता है तो उपराष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति काम करे। वो कंडीशन यहां पर लागू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 57। ये कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता।
एक क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार कोई व्यक्ति बन सकता है। तो कितनी भी बार बन सकता है, संविधान में ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल 1 बार 2 बार 3 बार राष्ट्रपति बनेगा। कितनी भी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, और ये कहता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है भारत का राष्ट्रपति 1 से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, आप जानते हैं अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन भारत में आप कितनी भी बार बन सकते हैं। अगला है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं उनसे संबंधित है। 57 किससे था? पुनर्निर्वाचन के लिए। 58 किससे है? उसके निर्वाचन के लिए। क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, वो बातें। पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता धारण करता हो और कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। ये 4 कंडीशंस हैं राष्ट्रपति के पद पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन देता है इस तरीके से, बताइए इनमें से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए पात्रता है या पात्रता नहीं है। और इन विकल्पों के साथ, इन लाइंस के साथ आपको दे देता है पढ़ा लिखा हो। तो पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट हो, अनपढ़ हो, ये कोई कंडीशन नहीं है। बस ये 4 कंडीशन है। नागरिक हो, 35 वर्ष का हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। अब ये जो लाभ का पद है इसके अंतर्गत 4 चीजों को छूट दी गई है। पहला, कोई वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल। तीसरा, केंद्र सरकार में मंत्री। और चौथा, राज्य सरकार में मंत्री। इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो अगर कोई मंत्री है, कोई राज्यपाल है, कोई पूर्व राष्ट्रपति है या वर्तमान राष्ट्रपति है, ये कोई लाभ के पद नहीं माने जाते, तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, बस इतना किया गया है कि इन 4 को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताता है। राष्ट्रपति ऑफिस के लिए क्या क्या आपकी कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, वो बताता है। पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी ना वो सदन का सदस्य होगा, ना वो विधानसभाओं का सदस्य होगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसी दिन से उसका पद रिक्त माना जाएगा जिस दिन वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ऊपर हमने क्वालिफिकेशन को देखा, एक पॉइंट उसमें हमने देखा था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। पेपर में आपसे लाइन वहां पर दे देता है विकल्प में, लोकसभा का सदस्य हो। तो सदस्य हो यह अनिवार्य नहीं है, केवल योग्यता अनिवार्य है। ठीक है, तो शर्तों एक तो आपकी यह है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए कई बार आता है कि राष्ट्रपति क्या संसद का सदस्य है? तो राष्ट्रपति संसद का अंग है लेकिन सदस्य नहीं है। दूसरा है, राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और उसकी पद अवधि के दौरान इनको आप चेंज नहीं कर सकते, इनमें कमी नहीं कर सकते। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना 5 साल के लिए, तो इसी दौरान आप बीच में कभी भी उसका वेतन कम नहीं कर सकते, उसके अधिकारों को कम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि अगले राष्ट्रपति से ये सब लागू होगा, लेकिन जो वर्तमान है उसके चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हैं राष्ट्रपति ऑफिस की, राष्ट्रपति पद को लेकर के आर्टिकल 59 में। अगला है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। कैसी शपथ वो लेंगे, कौन सी शपथ लेंगे और कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज हैं वो यहां पर शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला है आर्टिकल 61। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 61 बहुत बार आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 61 के तहत। महाभियोग लगाने का आधार सिर्फ एक है,
वो है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का उल्लंघन। ठीक है, बाकी आप राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार का आरोप, हत्या का आरोप या कोई दूसरा आरोप कोई भी नहीं लगा सकते। महाभियोग लगाने का सिर्फ एक आधार होगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, संसद का कोई भी सदन संविधान के अतिक्रमण के आधार पर आरोप लगा सकता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकला, क्वेश्चन आता है ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में शुरू हो सकती है, लोकसभा या राज्यसभा? तो किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। ठीक है, इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देकर देनी होती है। यानी आप महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं तो उस महाभियोग के प्रस्ताव को 14 दिन पहले सदन के संख्या के 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन करके आपको राष्ट्रपति को देना होगा कि आपके खिलाफ महाभियोग आ रहा है। 1/4 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो कितने दिन पहले बताना होता है? 14 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। ठीक है, जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेज दिया जाता है। यानी पहले आपने 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को नोटिस दे दिया 14 दिन का, फिर एक संकल्प यहां पर पारित किया जाता है, एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा उस सदन में जहां पर आरोप लगे। मान लीजिए लोकसभा में इसकी शुरुआत होती है तो लोकसभा के पहले 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दे देंगे। फिर लोकसभा में जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसे 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा और राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन यानी राज्यसभा उन आरोपों की जांच करेगा। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। यहां पर उसे अधिकार होता है अपना पक्ष रखने का, जो जांच कर रहा होता है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद करना। यदि दूसरे सदन में इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, यानी अगर उसने जांच करी, सही आरोप पाए गए कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, उल्लंघन किया है, तो फिर वो 2/3 बहुमत से उस महाभियोग प्रस्ताव को, उस संकल्प को यहां पर पारित कर देगा। जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना पड़ता है और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो यह है महाभियोग किस सदन में चलता है, कैसे चलता है, पूरा हमने कॉन्सेप्ट यहां पर देखा। जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। पेपर में पूछा गया है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी जैसे न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, आप पर आरोप लगाए जाते हैं, जज वहां पर बैठते हैं, वो पूरी जांच के सामने जो जो सबूत लाए जाते हैं उनको अध्ययन करते हैं, उनका निष्कर्ष निकालते हैं और फिर आपके बारे में कोई फैसला देते हैं। तो उसी से मिलती जुलती प्रक्रिया है, लेकिन पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन होते हैं जो इसकी प्रोसेस में भाग लेते हैं? सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया। महाभियोग प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेता है। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्धारित शर्तें। तो रिक्त पद अगर राष्ट्रपति का किसी भी कारण से हो जाता है तो किसी भी हालत में 6 महीने के भीतर भीतर आपको राष्ट्रपति का पद भरना होगा, यह कहता है आर्टिकल 62। ठीक है, अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव हेतु कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक का होना जरूरी है। यानी 50 सांसद ऐसे हों जो आपके नाम का प्रस्ताव करें और 50 सांसद ऐसे हों जो उसका समर्थन करें, तो ही आप राष्ट्रपति का पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी वाद विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, इसको भी हमने ऊपर क्लियर किया। प्रत्येक उम्मीदवार 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में जमा करता है। इनमें भी जमानत राशि जमा करनी होती है, वर्तमान में ये 15,000 रुपए हैं। यदि उम्मीदवार कुल डाले मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि यहां पर खत्म, जब्त हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार सब उनको प्राप्त होते हैं। यानी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते, मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति है, वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, तो उस दौरान उनको राष्ट्रपति के सभी अधिकार, उनका वेतन, उनके भत्ते, वो सब प्राप्त होंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करी। जो स्टार्टिंग आर्टिकल्स थे उनको हमने डिटेल में समझा, एक एक आर्टिकल को समझते हुए चले, जिससे आपको ना कोई ट्रिक की आवश्यकता हो, ना आपको रटने की आवश्यकता हो। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अगले वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।